कल बता रहा था, हो गया वो पोल्ट्री पीटी का अलग फोल्डर बना दिए थे ना, ठीक है। कल जैसे मैं बता रहा था, अच्छा यही खुल गया था, बता देते हैं। जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान। बहुत बढ़िया। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। बढ़िया। ठीक। तो ये सब स्रोत तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। कल बताया था कि सब नोट आउट करके जहाँ दिक्कत आएगा पूछ लीजिएगा। अब इसमें जो है हम लोग को पढ़ना है संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के वर्गीकरण में जो है ये 3 वर्गीकरण है। पहला जो है भौगोलिक शक्ति के आधार पर, और दूसरा है विधायिका तथा कार्यपालिका में संबंध के आधार पर, और तीसरा है संशोधन के आधार पर। ये 3 वर्गीकरण पढ़ना है कि जो भौगोलिक और शक्ति है उसके आधार पर संविधान को कितने भागों में बांटा जाता है, और जो विधायिका और कार्यपालिका है उसके आधार पर जो है संविधान को जो है किस तरह से बांटा जाता है। एक तो ये पढ़ना है। कल में जैसे बताया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे बताया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक पुस्तक है, ये पुस्तक है, और पुस्तक है तो इसी को हम लोग संविधान कह देते हैं। और संविधान के भीतर जो है वो भाग है, पार्ट है, और पार्ट के भीतर क्या है? अध्याय है, और अध्याय के भीतर बताया था अनुच्छेद है, और अनुच्छेद के भीतर जो है वो परंतुक है, क्लास है, और क्लास के भीतर उप क्लास मतलब सब क्लास है। तो कल मैं संविधान के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि जैसे भाई भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो ऐसे समझिए क्यों बड़ा संविधान है? तो पहला कारण तो यह है कि हमारे यहाँ जो है देखा जाए तो हर चीज़ों का उल्लेख कर दिया गया, जो प्रक्रियागत जो पहलू है उसके साथ जो है देखते हैं। जैसे मान लीजिए मूल कर्तव्य है, चाहे डीपीएसपी तत्व है, सरकार को क्या करना है, या इसी प्रकार से मान लीजिए हम लोग क्या वित्त आयोग भी उसी में रख दिया गया, चुनाव व्यवस्था भी रख दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ों को जो है हम लोगों ने संविधान में रख दिया, इसके कारण भी संविधान हमारा व्यापक बना। और दूसरा चीज़ है कि हमारा संविधान जो है देखते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों का संविधान एक ही है, इसके कारण भी हमारा बड़ा संविधान बन गया। क्योंकि जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में केंद्र का संविधान अलग, राज्य का संविधान अलग। अभी पढ़ाता हूँ तो केंद्र और राज्य का अलग अलग वहाँ संविधान है। हमारे यहाँ केंद्र और राज्य का एक ही संविधान है, जिसके कारण संविधान हमारा जो है विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। और फिर आप देखते हैं कि हम लोग जो है 1935 के अधिनियम से प्रभावित हो गए। सबसे ज़्यादा हम लोग 1935 के अधिनियम से प्रभावित हुए, और 1935 के अधिनियम से सामान्यतः जो है संविधान का लगभग जो है 200 अनुच्छेद जो है 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। और जो बड़ा बड़ा प्रावधान जितना देखते हैं वो सब बड़ा बड़ा प्रावधान जो है सब 1935 के अधिनियम से ही है। जैसे केंद्र राज्य, जैसे हम लोग मान लीजिए कहते हैं कि हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से प्रभावित है। हम लोग कहते हैं ना कि संघीय व्यवस्था हमारा कनाडा से प्रभावित है, लेकिन अब देखते हैं कि संघीय व्यवस्था के भीतर जो विषय वस्तु है, जैसे केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध है, चाहे वित्तीय संबंध है, चाहे विधायी संबंध है, ये सब हम लोग कहाँ से लिए हैं? 1935 के अधिनियम से। ये जितना भी प्रशासनिक संबंध है, जैसे मान लीजिए केंद्र राज्य के मध्य जो है वित्तीय संबंध है, तो जितना भी वित्तीय संबंध से लगा है, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, चाहे विधायी संबंध है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है, ये सब हम लोग 1935 के अधिनियम से लिए हैं। नहीं दिया रहेगा तो कनाडा लगा सकते हैं, 1935 का अधिनियम से सब प्रभावित है।
प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग का 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। तो कल मैं आप लोगों को दिखाया भी था कि सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट किए होंगे, कुछ उसमें पूछना है तो पूछ डालिए, तो जल्दी पूछिए। वृद्ध सदस्यों को उचित स्थान का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कहीं पर संविधान में वृद्ध व्यक्तियों को जो है विशेष महत्व दिया गया। जैसे आगे मैं पढ़ाऊंगा जब संविधान सभा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि सच्चिदानंद सिन्हा को जो है, लिखिएगा मत, जैसे आप देखते हैं कि 9 दिसंबर जो है, 9 दिसंबर 1946, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। याद आया? तो उनको क्यों बनाया गया था? क्योंकि वो वयोवृद्ध सदस्य थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में जो है 11 दिसंबर जो है 1946 को हम लोगों ने जो है वो देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो आप देखते हैं कि फिर इसके बाद आप लोग पढ़ते हैं कि 13 दिसंबर जो है 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 को जो है पारित किया गया। इसके बाद संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ। तो जहां जहां वयोवृद्ध सदस्य को जो है सम्मान दिया गया, तो कभी पूछे कि वयोवृद्ध सदस्यों को जो सम्मान दिया जाना है, जैसे हम लोग क्या प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, तो जो प्रोटेम स्पीकर है वो भी सामान्यतः उसी को बनाया जाता है जो ज्यादा लोकसभा का चुनाव जीत चुका है, या मान लीजिए सदन के भीतर जो है वयोवृद्ध सदस्य के रूप में है। तो कभी मान लीजिए पूछे कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में जिसको रखा जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद तो ब्रिटेन से लिया गया है, नो डाउट, लेकिन कभी लिखे कि वयोवृद्ध सदस्यों का सम्मान करना ये कहां से प्रभावित है, तो फिर फ्रांस टिक लगाइएगा और पढ़िए 2-4 जो पूछना हो। हाँ, बहुत बढ़िया। समवर्ती सूची यदि पूछेगा तो आप ऑस्ट्रेलिया लगाइएगा। समवर्ती उसे बताऊं, वर्तमान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया में है ही नहीं है, लेकिन जब संविधान हमारा बन रहा था उस समय वहां पर समवर्ती सूची था। तो कभी पूछे कि समवर्ती सूची, तो फिर ऑस्ट्रेलिया लगाइएगा। और जब मान लीजिए पूछे कि त्रिसूची प्रणाली, त्रिसूची प्रणाली का मतलब कि त्रिसूची प्रणाली का मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो उसको त्रिसूची प्रणाली कहा जाता है। तो जब त्रिसूची प्रणाली पूछेगा तब आप क्या लगाएंगे? 1935 का अधिनियम। हमारे यहाँ केंद्र सूची राज्य सूची दो ही नहीं है, हमारे यहाँ केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस चीज को हम लोग बोलते हैं त्रिसूची प्रणाली। और उसी चीज को हम लोग बोलेंगे केंद्र राज्य के मध्य जो है संबंध। तो केंद्र राज्य के मध्य जो संबंध है, जैसे संघीय प्रक्रिया भी कभी कभी कह दिया जाता है कि जो संघीय प्रक्रिया है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वो कहां से लिया गया है? 1935 का अधिनियम। जब पूछेगा समवर्ती सूची क्या लगाएंगे? ऑस्ट्रेलिया। और जब पूछेगा अवशिष्ट शक्तियां कहां से लिया गया है? कनाडा। अवशिष्ट शक्ति पूछेगा तो कनाडा। एक चीज बता दें, जैसे मान लीजिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, हम लोग क्या संविधान में जो है फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं है, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं है, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है। तो संघीय शब्द की जगह पर हमारे यहाँ राज्यों का संघ कहा जाता है। तो राज्यों का संघ कभी पूछेगा तो मान लीजिए कनाडा यदि दिया है तब तो कनाडा लगा दीजिएगा, नो डाउट। कनाडा यदि नहीं दिया है तो वास्तव में ब्रिटिश नॉर्थ अधिनियम एक बनाया गया था ब्रिटेन में, ब्रिटिश नॉर्थ अधिनियम बनाया गया था, ब्रिटिश नॉर्थ अधिनियम बनाया गया था। तो ब्रिटिश नॉर्थ अधिनियम जो बनाया गया था उसी से कनाडा का संविधान बना, और इसी ब्रिटिश नॉर्थ अधिनियम से ही हम लोगों ने जो है वह यूनियन ऑफ स्टेट शब्द ले लिया। तो कभी मान लीजिए कनाडा नहीं दिया तब क्या लगाएंगे? ब्रिटिश नॉर्थ अधिनियम। ये ध्यान रखिएगा। अब 2-4 पूछ लूं, रटे उटे हैं। संयुक्त बैठक कहां से लिया गया है? बोलिए, रटाई उटे किए होंगे। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से? मत बोलिएगा। अब जो रटे वही तो पूछूंगा। संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया टिक लगाइएगा। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया। अरे हो सकता न दिया हो, दिया हो, हमको याद थोड़े न है, इतना याद कर थोड़ा बैठा जो मन में आया पूछ दिए 2-4। अब देखिए जो उस दिन समझा रहा था, ध्यान रखिएगा कि
क्या चीज बोली बोलिए? ये तो चलता रहेगा, ये तो 40-45 क्लास तो यही चलेगा ना, और क्या, ऐसे ही पूछ पूछ के रटा दूंगा। जो पीआर विद एसटीवी सिस्टम, फिर दोबारा क्लियर कर दूं, पीआर विद एसटीवी सिस्टम कभी भी पूछे तो आयरलैंड लगाना है, ठीक। और फिर राज्यसभा में सरसों का मनोनयन आयरलैंड लगाना है। और मान लीजिए जब पूछे कि विधानसभा से जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, विधानसभा के सदस्य तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो विधानसभा के सदस्य जब राज्यसभा का सदस्य का चुनाव करते हैं तो ये जो पहलू है कहां से है, तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक। तो आप लोगों को इसे मान लीजिए एक मोटा मोटा ध्यान रखना है कि 1935 के अधिनियम में सबसे ज्यादा प्रावधान वहीं से प्रभावित हुआ। जैसे अभी मैं बताया कि केंद्र राज्य संबंध कुछ पूछे, त्रिसूची प्रणाली पूछे, जैसे हम लोग क्या एक होता है तदर्थ नियुक्तियां, एडहाक अपॉइंटमेंट, आगे जो पढ़ाऊंगा जुडिशरी तो बताऊंगा। जैसे हम लोग क्या लोक सेवा आयोग है, तो लोक सेवा आयोग का कंसेप्ट भी जो है 1935 के अधिनियम पर ही है, क्योंकि आप लोग पढ़ते होंगे 1919 के अधिनियम में हम लोग क्या जो है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया था, ऐसे ही रटाएगा तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया। अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया तो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है 1923 में जो है इलाहाबाद में जो कमीशन है 1923 में बन के तैयार हुआ, और 1926 से परीक्षा इलाहाबाद में शुरू हो गया। तो आप देखते हैं कि वहीं से पूरे भारत की परीक्षा आईसीएस की हुआ करती थी, इलाहाबाद से। तभी तो इलाहाबादी लोगों को और कोई काम नहीं है, सिर्फ एकमात्र तैयारी करने का काम होता है। तो आप देखते हैं कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है वहां पर बना। इसके बाद जब 1935 का अधिनियम आया तो 1935 के अधिनियम में ये जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था, इसका नाम बदलकर एफपीएससी कर दिया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। यहां तक क्लियर? और जो राज्यों में आप जानते हैं कि 1935 के अधिनियम में राज्यों में जो है हम लोग के यहाँ जो है वो प्रिवेंशियल जो है पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, प्रांतीय लोक सेवा आयोग बनाया गया, पीएससी बनाया गया, प्रिवेंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। उसी को एसपीएससी भी कह सकते हैं, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया 1935 के अधिनियम में। अब जरा देखिए, जब हम लोग आजाद हो गए, तो आजाद होने के बाद जो है आप जानते हैं कि 1950 में संविधान जब लागू हो गया तो ये जो एफपीएससी था इसी का नाम बदलकर यूपीएससी कर दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में कहीं पर भी फेडरल शब्द का प्रयोग तो है नहीं। फेडरल शब्द की जगह पर अनुच्छेद 1 में हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग है। अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं ना, भारत दैट इज इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये हम लोग क्या, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं, आगे पढ़ा जाएगा। इसी का नाम बदलकर हम लोगों ने यूपीएससी कर दिया, और एसपीएससी जो प्रिवेंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन चल रहा था, इसी का नाम बदलकर हम लोगों ने एसपीएससी कर दिया, ठीक। ये दो चीज बन गई। तो कभी पूछे कि लोक सेवा आयोग का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, तो 1935 का अधिनियम। नहीं दिया रहा 1919 भी दिया रहेगा तभी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1935 का अधिनियम। और फिर जब हम लोग आजाद हो गए तो आजादी के बाद जो है फिर जेपीएससी बना दिया गया, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमारे यहाँ 3 तरह का पब्लिक सर्विस कमीशन काम करता है। ऐसे मैं बताया कि ऐसे जब रटेंगे ना तो उसमें गलती होने की संभावना कम रहती है। जैसे मैं लिख लिख के रट रहा हूं, अरे मैं पहले दिन बोला कि ये मैं बड़ा स्टूडेंट हूं, आप थोड़ा हमसे छोटे स्टूडेंट हैं, मैं मास्टर व्यक्ति नहीं हूं, रोज मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते हैं, यही थोड़ी बहुत जो आपकी कमी है उसी को मैं भरपाई कर देता हूं बस। आगे पढ़ाऊंगा ना, किसमें? विशेष निर्देश का मतलब जो है कार्य करने का जो तरीका है उसके लिए कुछ प्रावधान लिखा गया, उसको विशेष निर्देश कहा गया। तो ये सब आप लोग भाग रट लिए होंगे, अनुसूची, अरे कोई किताब खोले होते हर जगह तो लिखा हुआ है, भाग, स्रोत, अनुसूची, ये सब रट उठ लिए होंगे। और मैं जो सब आगे बढ़ूं तो मैं जो बता रहा था आप लोगों को कि भारत का संविधान क्यों व्यापक है, ऐसे सुन लीजिए, कुछ कथन कारण का भी प्रश्न आता है ना। तो पहला चीज बताया कि केंद्र और राज्य दोनों का एक ही संविधान है। चीज आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ जो है मूल बातों के साथ अन्य बातों को भी लिख दिया गया है।
और सबसे बड़ी बात है कि शासन प्रशासन का हम लोग क्या विस्तार से वर्णन कर दिया गया है। और जब संविधान बन रहा था तो विभिन्न देशों से हम लोग प्रभावित भी हो गए, उसके कारण भी संविधान व्यापक बन गया। और फिर 1935 के अधिनियम से भी हम लोगों ने बहुत सारा प्रावधान उठाकर रख दिया, उसके कारण भी हमारा संविधान व्यापक बन गया। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम क्या जो है, जो मूल अधिकार है, चूंकि अंग्रेज इतना हम लोग को सताए थे कि किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं होता था। तो आप जानते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति एक जगह, दो जगह, चार जगह, पांच जगह धोखा खा लेता है, तो कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए कोई कहेगा भी कि विश्वास करिए, तो कोई विश्वास करेगा? करना भी नहीं चाहिए। तो मान लीजिए हमें कहते हैं भाई 5 जगह से आप धोखा खा लिए, छठा व्यक्ति आपसे कह रहा है कि हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिए, कोई करेगा? नहीं करेगा। हमारे जैसा व्यक्ति तो नहीं करेगा। अरे विश्वास किए तभी ना विश्वासघात हुआ, विश्वास किए तभी ना विश्वासघात हुआ। तो विश्वास करने की जरूरत क्या है? अब हमारे यहाँ पढ़ने आते तो मैं क्या बोलता हूँ, मत एडमिशन लीजिएगा, पहले 3-4 दिन पढ़िए, 2-4 टेस्ट दीजिए और 10 लोगों से पूछताछ करिए कि पोलिटिक्स कुछ पढ़ाते हैं कि वैसे बेवकूफ बनाते हैं, तब एडमिशन लीजिएगा 4-5 दिन के बाद। इतना जल्दीबाजी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए, इसलिए कहता हूँ पहले पूछ लीजिए, जांच लीजिए, सुन लीजिए, 4 लोगों से पूछ लीजिए, एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, 2 व्यक्ति झूठ बोलेगा, 10 लोगों से पूछ लीजिए, तब पढ़िए। क्योंकि माँ बाप बहुत परिश्रम से पैसा कमा के देते हैं, ध्यान रखिएगा। हम भी हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी कहीं ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो 4 जगह पूछ लेते हैं, तब पैसा जमा करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। कभी कथन कारण में ऐसे कुछ पूछे कि क्यों संविधान व्यापक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए हमने कहा, पढ़ा दिया, मान लीजिए हमने कहा कि भारत का संविधान सबसे व्यापक है। नंबर ए हमने लिख दिया 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। नंबर बी हमने लिख दिया केंद्र प्लस राज्य दोनों का एक ही संविधान है, दोनों का एक ही संविधान है। और सी हमने लिख दिया शासन प्रशासन का व्यापक उल्लेख है। डी हमने लिख दिया फंडामेंटल राइट डीपीएसपी एफडी तथा अन्य पहलुओं को व्यापक रूप से लिखा गया है, व्यापक रूप से लिखा गया है। ठीक, भारत का संविधान व्यापक है। ये कितने लोग लगाएंगे? हाथ ऊपर करिए जल्दी से, कोई नहीं लगाएगा। बी, सी, डी, अब बाकी लोग तो परीक्षा देने जाएंगे नहीं। तो मान लीजिए ए कितने लोग? हाथ कम ही हाथ उठाइए, कोई बात नहीं। बी कितने लोग? सी कितने लोग? सी कोई नहीं। डी अभी समझाया हूं, पहले दिन से वही बात कर रहा हूं, अपना दिमाग लगाइएगा। ये बताइए, इतना समझाया था कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, चाहे मान लीजिए विधानसभा है, विधान परिषद है, यही सब तो उल्लेख संविधान में बहुत ज्यादा किया गया है। चाहे मान लीजिए केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, चाहे मान लीजिए सबके लिए विधायी संबंध है। तो आखिर ये सब क्या चीज है? आखिर ये सब है क्या? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किस लिए बनाया गया? शासन प्रशासन के लिए। तो सी ना आंसर होगा। शासन प्रशासन का व्यापक रूप से उल्लेख है। देख लीजिए, अच्छा मेरी बात समझिए, एक लाइन समझिएगा। ये बताइए, मैंने 4 आंसर लिखा, यही सिखा रहा हूं कि यही यूपीएससी है। अब जानकर भी उसको सही नहीं लगा पा रहे हैं। इतना कहानी बोला हूं 5 मिनट, फिर उसके बाद पूछा हूं तब भी गलत हो गया। क्यों? आप दिमाग नहीं लगाए। 1935 के अधिनियम से हमने ले लिया, केंद्र राज्य संबंध, प्रशासनिक व्यवस्था सब ले लिया। केंद्र राज्य का दोनों का संविधान एक ही मिला दिया, चलिए भी सही। आखिर ये बताइए कि केंद्र और राज्य में राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, अच्छा वो मान लीजिए मूल अधिकार हो, मूल अधिकार किस लिए दिया जाता है? बोलिए जल्दी, मूल अधिकार किस लिए दिया जाता है? जिससे जो है वह शासन तानाशाही न कर पाए। तो मूल अधिकार देने के पीछे यही तो रहस्य हुआ कि शासन को कंट्रोल करना। डीपीएसपी भी लिखा गया तो किस लिए? जिससे दिशा निर्देश मिल सके कि करना क्या है। ये बताइए, चाहे वो मूल अधिकार हो, चाहे डीपीएसपी हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, केंद्र सरकार हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे पंचायती व्यवस्था हो, चाहे आपातकाल हो, चाहे केंद्र राज्य संबंध हो, सब शासन प्रशासन ही तो है। तो इससे बढ़िया आंसर क्या हो सकता है? यही आंसर होगा सी। 200 अनुच्छेद में क्या चीज है? शासन प्रशासन ही तो है।
ये बताइए कि हमने यदि सी आंसर लगाया तो उसी में ए भी समाहित हो गया, उसी में बी भी आ गया, उसी में सी भी आ गया, तो सबसे एक्यूरेट सी ही तो होगा। ये कह रहा हूं, सही गलत का टिक नहीं लगाना होता है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट। देखिए ये इतना सही है, ये इतना सही है, ये इतना सही है, ये इतना सही है, तो कौन ज्यादा सही है? सी। ये सिखा रहा हूं कि सबसे ज्यादा कौन सा, मैं कौन सा कह रहा हूं कि कौन सा गलत है, मैं एक को गलती थोड़ी बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये कम सही है, बी थोड़ा और ज्यादा सही है, सी और ज्यादा सही है, तो जो सबसे ज्यादा सही उसको लगाइए। चलिए फिर जैसे और भी सुन लीजिए। कोई अच्छा संविधान है, अच्छे संविधान की क्या विशेषता होनी चाहिए? अच्छे संविधान की विशेषता होनी चाहिए, चीजें स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जो प्रावधान लिखा जाए उसमें क्लियरिटी हो, यही तो अच्छे संविधान की विशेषता है। और दूसरा चीज होता है कि भाई जो भी अच्छा संविधान होता है उसमें निश्चितता होनी चाहिए, जैसे क्लियर और डिस्टिंक्ट नॉलेज हम लोग कहते हैं। तो कोई भी अच्छा संविधान होना चाहिए तो उसमें जो है वो देखा जाए तो डेफिनेटनेस होना चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए कि जो चीजें लिखी गई हैं उसमें भ्रम उत्पन्न न हो। और फिर मान लीजिए अच्छा संविधान कब बनेगा? जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो। भाई न्यायपालिका स्वतंत्र होगा तभी तो अच्छा से व्याख्या करेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना चाहिए, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मान लीजिए अच्छा संविधान कौन होना चाहिए? जहां पर जो है देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी हो। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि चाह कर हम जब चाहें तब जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सके। और अच्छा संविधान कौन माना जाएगा? जिसमें जो है स्थायित्व भी हो। स्थायित्व का मतलब लंबे समय तक संविधान चल सके, और उसमें जो है वह देखा जाए तो अभी मैं बताया कि जैसे नमनीयता भी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें फेरबदल हो जाए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ब्रेविटी भी होनी चाहिए। अच्छा संविधान है तो ब्रेविटी भी होनी चाहिए। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता। तो मान लीजिए संक्षिप्तता भी होनी चाहिए। संक्षिप्तता का मतलब यहां पर यह है कि चीजों को बहुत ज्यादा विस्तार से न लिखा जाए। तो मैं कहूं, मान लीजिए ये सब मैंने बताया, अब संक्षिप्तता के आधार पर भारतीय संविधान की आलोचना की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? ये मेरे कहने का मतलब। मैं नोट्स में लिखा हूं कि जब आप कोई चीज पढ़िए, पीसीएस में आईएएस में बस इतना ही फर्क है। पीसीएस में सीधा रट के जाएंगे, टिक लगा देंगे। यहां पर रट के जाएंगे फिर भी वहां सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो नहीं सोचेंगे तो गलत करा देगा। वही जो अब ब्रेविटी है, संक्षिप्तता मैंने समझाया। अब संक्षिप्तता है तो भारत का संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, तो इसका मतलब संक्षिप्त तो है नहीं। इसका मतलब कि संक्षिप्तता के आधार पर भारतीय संविधान की आलोचना हम कर सकते हैं। ये बस समझिएगा कि जब कोई चीज पढ़िए तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखिए कि नहीं जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब मैं 3 वर्गीकरण पढ़ाता हूं। ये भौगोलिक आबलिक शक्ति के आधार पर, भौगोलिक आबलिक शक्ति के आधार पर ये जो वर्गीकरण है इसमें 2 तरह की व्यवस्था होती है। एक होता है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम, और दूसरा होता है एकात्मक व्यवस्था। यूनिटरी सिस्टम। अब समझिए, संघात्मक व्यवस्था जब मैं कहूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका आदर्श उदाहरण जो है अमेरिका है, यूएसए है। मतलब आदर्श संघीय व्यवस्था कहां पर पाया जाता है? तो अमेरिका में पाया जाता है। अभी भारत को छोड़ दीजिए, पहले समझिए कि संघात्मक होता क्या है। संघात्मक का मतलब यह होता है कि
कि जैसे मान लीजिए ये कोई देश है, अमेरिका को ही ले लेते हैं, तो यहां पर ये केंद्र सरकार होगी और यहां पर जो है वह यूनिट होगा, इकाई होगा, यूनिट, जिसको हम लोग व्यवहार में राज्य कह देते हैं। मैं बताया था कि राज्य का मतलब देश। तो यहां पर केंद्र सरकार होगा और यूनिट होगा जिसको हम लोग राज्य कह देते हैं। तो जब फेडरल सिस्टम होता है तो फेडरल सिस्टम में जो है वो देखा जाए तो लिखित संविधान पाया जाएगा। फेडरल सिस्टम होगा तो लिखित संविधान पाया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा तो बंटवारा जो है लिखित स्वरूप में किया जाएगा। इसका मतलब लिखित संविधान जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए अमेरिका आदर्श उदाहरण है, तो सामान्य रूप से अपने दिमाग में रखिए कि जो बड़े देश हैं वहां पर फेडरल सिस्टम पाया जाता है। जैसे कभी एग्जाम में पूछ देगा कि मान लीजिए कौन सा ग्रुप जो है फेडरल सिस्टम रखता है, पूछा है इसमें कौन सा ग्रुप जो है फेडरल सिस्टम रखता है, तो उसमें कोई कठिन नहीं पूछता है। आजकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब मिला मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया छोटा देश है, बड़ा फेडरल सिस्टम। जैसे मान लीजिए जापान में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, वहां पर भी फेडरल सिस्टम है। जैसे कनाडा छोटा है कि बड़ा, बस एक लाइन ध्यान रखना है कि चीन बड़ा होते हुए भी एकात्मक व्यवस्था रखता है, बाकी सब सेट हो जाएगा। ब्राजील छोटा सा देश है ना, ब्राजील, इस तरह से ध्यान रखना है। जर्मनी छोटा है कि बड़ा, जर्मनी छोटा देश है, बेल्जियम की तरह। बेल्जियम छोटा है कि बड़ा, तो बेल्जियम इधर आ जाएगा। जैसे श्रीलंका है, छोटा सा देश है, तो ये भी इधर आ जाएगा। एक सामान्य अवधारणा बनाइए, वो रटने उठने की जरूरत नहीं है। उसमें पूछता है कि आपको ज्योग्राफी में छोटा बड़ा पता है कि नहीं, क्या ब्राजील का मैप में देखे हैं ब्राजील, या मान लीजिए कनाडा को देखे हैं कि नहीं। मान लीजिए मैं ऐसे बना दूं कुछ भी कि कौन सा जो है संघीय व्यवस्था रखता है, हमने ए लिख दिया कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बी हमने लिख दिया कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, सी हमने लिख दिया बेल्जियम, कनाडा, मान लीजिए रूस छोटा कि बड़ा, तो रूस भी इधर भी आ जाएगा। और जहां पर विविधता होता है, मतलब एक सामान्य अवधारणा समझिए, जहां विविधता होता है और बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है, बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है, वहां पर बनेगा संघीय व्यवस्था। ब्रिटेन छोटा देश है ना, तो एकात्मक व्यवस्था का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन ही है। आदर्श उदाहरण जो है ब्रिटेन है। इजराइल छोटा है कि बड़ा, छोटा, तो इजराइल इधर आ जाएगा। कोई कठिन थोड़े पूछता है, जाकर घर पे देख खोजिएगा, ऐसे पूछा है। अब उसमें मालूम है हम लोग क्या आलोचना करते जानते हैं। अब तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का संविधान पूछ रहा है। आपको छोटा बड़ा नहीं पता था, जब पढ़ रहे थे तब कोई इतना ध्यान नहीं था कि संघीय व्यवस्था बड़े देशों में होता है, एकात्मक व्यवस्था छोटे देशों में होता है। इतना ही तो समझना था एक लाइन का। चीन अपवाद का साम्यवादी व्यवस्था है ना, वहां केंद्रीकृत शासन है ना, इसलिए चीन जो है एकात्मक व्यवस्था रखता है। वो भी उसका तर्क है, क्योंकि वहां साम्यवादी व्यवस्था है, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चलता, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। रूस बड़ा है ना, इसलिए संघीय व्यवस्था है के कारण एकात्मक व्यवस्था है। साम्यवाद के साथ पूंजीवाद को मिलाया गया, उसको बाजारवादी साम्यवाद कहा जाता है चीन को। तो ये लिखित संविधान होगा, पहला कंसेप्ट ये ध्यान रखिए। दूसरा चीज समझिए, जब मान लीजिए भाई इसमें संघीय व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, इसी चीज को हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन इसी को कहा जाता है। मतलब शक्तियों का विभाजन किसकी विशेषता, संघीय व्यवस्था की, डिवीजन ऑफ पावर। और एक चीज ध्यान रखिए, एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, समझते रहिएगा बस। एक देखिए, एक शब्द बोला हूं
एक तो शब्द बोला हूं डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। एक शब्द होता है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब कि केंद्र और राज्य, भाई जैसे केंद्र सरकार होगा राज्य सरकार होगा, राज्य मतलब यूनिट, आप लोग चूंकि राज्य समझते हैं तो राज्य बोल देता हूं। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिवीजन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर को हिंदी में लिखते हैं शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। लिखिए मत, सब समझिए, सब नोट्स में लिख रखा हूं, शक्तियों का पृथक्करण। तो शक्तियों के पृथक्करण का मतलब होता है कि जैसे सरकार के 3 अंग हैं, कल बताया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो तीनों अलग अलग जब काम करेंगे तो इस बात को सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है। और ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता है, अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता है। और ये डिवीजन ऑफ पावर जो है संघीय प्रणाली की विशेषता है, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम की विशेषता है। तो आपको 2 लाइन ध्यान रखना है, डिवीजन ऑफ पावर किसकी विशेषता? संघीय। और डिवीजन ऑफ पावर का मतलब केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। और सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण का मतलब हुआ कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग काम करेंगे। कोई भी अंग सरकार का एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपना काम करेगा। इसको बोलेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर किसकी विशेषता है? अध्यक्षीय प्रणाली की। अभी पढ़ाता हूं, यहां तक क्लियर? अरे वो अलग सिस्टम है, अभी पढ़ाता हूं, बस धैर्य रखिए, आज ही हो जाएगा दोनों, बस थोड़ा सुनते रहिए। अब देखिए, एक विशेषता हो गया लिखित संविधान, दूसरा विशेषता हो गया केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर। और तीसरा विशेषता इसका होता है, जहां संघीय व्यवस्था होता है, कठोर संविधान, कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान। कठोर संविधान अब है क्या, इसको समझाऊं? अब कठोर संविधान समझिए। देखिए, एक होता है लचीला संविधान, लचीला संविधान, एक होता है कठोर संविधान। तो ऐसे समझिए कि किसी भी देश में क्या होता है, 2 कार्य होता है, एक तो कानून बनता है, कानून बनाना, और दूसरा काम होता है संविधान संशोधन करना, संविधान संशोधन करना, 2 कार्य होता है। तो सामान्यतः कानून किस बहुमत से बनता है? साधारण बहुमत से बनता है, साधारण बहुमत से बनता है। कानून जो है साधारण बहुमत से बनता है। और संविधान में संशोधन जो है किस बहुमत से? तो मान लीजिए साधारण बहुमत से भी हो सकता है, विशेष बहुमत से भी हो सकता है। इसका मतलब कि संविधान संशोधन करने का भी किसी भी देश में कौन सा काम होता है? 2 काम होता है, एक तो कानून बनता है और दूसरा संविधान में संशोधन होता है। ठीक, तो यदि मान लीजिए कानून बनाने की जो प्रक्रिया साधारण बहुमत है, उसी प्रक्रिया से संविधान में संशोधन हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं समझ में आया? साधारण बहुमत से कानून बनता है ना, और साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन कर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? लचीला संविधान। और जब मान लीजिए साधारण बहुमत से कानून बन रहा है और साधारण बहुमत से संशोधन न करके कुछ कठिन बहुमत से किया जाए, जैसे हमने कह दिया कि कानून बनाने की प्रक्रिया हमने मान ली X1 और संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया हमने मान ली X2, तो मान लीजिए यदि X1 इज इक्वल टू X2 हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला संविधान। और जब मान लीजिए X1 नॉट इक्वल टू X2 कर दें कि साधारण बहुमत से संशोधन नहीं होता है बल्कि कुछ कठोर बहुमत से होगा, कुछ अलग बहुमत से होगा, तो उसको बोलेंगे कठोर संविधान। क्लियर? अब समझिए, तो यहां पर हो गया कठोर संविधान। अब फिर देखिए भाई, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होगा तो विवाद तो होगा, जहां बंटवारा होता है वहीं विवाद होता है।
तो विवाद के लिए न्यायपालिका चाहिए, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका इसमें जरूरी है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका चौथी विशेषता हो गया। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका। अब जैसा समझिए, कठोर लचीला न्याय है, क्या समझे हम? लचीला संविधान क्या होता है? हाँ, बढ़िया बढ़िया, चलिए सही समझे, सही समझे। बस वो दिमाग में चला जाए, रटने उठने की जरूरत थोड़ी ना। मैं पहले दिन बोला हूं, आप जिस दिन हिस्ट्री को साइंस बना के पढ़ना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप पॉलिटी को साइंस बना के पढ़ना शुरू कर देंगे, पीटी ओटी आपके बाएं हाथ का खेल होगा। और जब आप तकिया लगा के चार ऐसे करके सो के जिस दिन पॉलिटी पढ़ेंगे, 2-3 बार मामला गंभीर हो जाएगा। क्योंकि मैं बताया कि वो जैसे साइंस में एकदम तकनीकी होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं तो आप हर चीज पूछिए, मैं तर्क से बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। तो वो जब समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ये मैं विशेषता क्यों बता रहा हूं 1 2 3 4 लिख के, क्योंकि लिखेगा कि संघीय विशेषता कौन सी नहीं है, तो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तो गलत हो जाएगा। अब जब देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगा, सर्वोच्च न्यायपालिका होगा, सर्वोच्च न्यायपालिका होगा, क्योंकि तभी तो निर्णय करेगा। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा, कोई समस्या आएगा तभी वो निर्णय हो पाएगा। अब जैसे देखिए, चौथा हो गया। 5वां बात समझिए, जैसे मान लीजिए भाई, जैसे कल मैं बता रहा था, ढूंढ के निकालूं तब ना, कहां आ गया? अच्छा, मिटा उठा दिए होंगे, चलिए दोबारा बनाते। जैसे मैं बताया था कि एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, लोकसभा को बोलते हैं जनप्रिय सदन, लोकसभा को बोलते हैं द्वितीय सदन, प्रथम सदन, बढ़िया, प्रथम सदन, प्रथम सदन। राज्यसभा को बोलेंगे उच्च सदन, राज्यसभा को बोलेंगे राज्यों की सभा, राज्यसभा को बोलेंगे द्वितीय सदन। ठीक, तो जहां पर संघीय व्यवस्था होगा वहां पर द्वितीय सदन अवश्य पाया जाएगा, द्वितीय सदन अवश्य पाया जाएगा। लेकिन जहां भी संघीय व्यवस्था होगा वहां 2 सदन जरूर पाया जाएगा, एक जनता का सदन और एक राज्यों की सदन। जैसे हमारे यहां राज्यसभा है तो राज्यों का सदन है, अमेरिका में सीनेट है, जैसे हम लोग के यहां मान लीजिए लोकसभा है, राज्यसभा है। तो अमेरिका में देखिए, अमेरिका में लोकसभा की जगह पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधि सभा है, और राज्यसभा की जगह पर वहां पर सीनेट है। तो जहां पर भी, जैसे जर्मनी में भी संविधान पढ़ेंगे तो बुंडसटैग, बुंडसरैट, वहां लोकसभा राज्यसभा को बुंडसटैग, बुंडसरैट कहा जाता है जर्मन भाषा में। तो वहां पर भी ऐसे पाया जाएगा। आप मान लीजिए सब करिए, किसी भी देश का जहां संघीय व्यवस्था होगा वहां पर 2 सदन जरूर पाया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि द्वितीय सदन की उपस्थिति, द्वितीय सदन की उपस्थिति, द्वितीय सदन की उपस्थिति, ये 5 लाइन ध्यान रखना है। दोबारा बताता हूं, लिखित संविधान, दूसरा हो गया केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, तीसरा हो गया कठोर संविधान, चौथा हो गया स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका, 5वां हो गया द्वितीय सदन की उपस्थिति। अब जैसे देखिए, यहां मैं बोला हूं कि ये हो गया केंद्र सरकार और ये हो गया सब राज्य, ये सब हो गया यूनिट। यहां तक क्लियर? अब जैसा समझाता हूं यहीं पर, तीन 4 महीना पढ़ के लोग पीटीओटी पास करके चले जा रहे हैं, हम लोग का गहन अध्ययन चल रहा है। सही बात है कि नहीं भाई? देखिए, दिमाग लगा के सब आते हैं, 3-4 महीने पढ़ेंगे, 5 महीने 1 साल पढ़ेंगे, पीटीएम में सब तैयार होकर के सिलेक्शन पाके चले जाएंगे। हम लोग का गहन अध्ययन चल रहा है, 2 साल में कोर्स खत्म हो रहा है, और उसके बाद 1 साल
1 साल तो सिलेबस लोग समझ रहे हैं, 2 साल कोर्स खत्म कर रहे हैं, 3 साल के बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता है, चाय की दुकान में दिखाई देने लगते हैं। कुछ फॉल्ट है, मैं बार बार कहता हूं, अपने से पूछिए कि कुछ फॉल्ट हम लोग के पढ़ने में फॉल्ट है। ऐसा क्या पीठी पूछ दे रहा है कि हम लोग का नहीं हो रहा है? अरे दिमाग वही है ना, हिंदी अंग्रेजी। अच्छा बताइए कि जो टिक लगाया जाता है क्वेश्चन, वो जो कॉपी चेक होता है उसमें हिंदी अंग्रेजी का क्या भूमिका है? जो टिक लगाया जाता है, जो गोलवा भरा जाता है ऐसे ऐसे जो गोला भरा जाता है, तो उसके बाद जो है उसको मशीन में डाल के जब चेक किया तो उसमें हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम क्या भूमिका है? अरे मैं मान लिया कि 3-4 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में वो सही समझ लेता होगा, हम लोग कम इतना तो अंग्रेजी समझ ही जाते हैं। हम लोग अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? हम लोग क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं। अब जरा देखिए, यहां पर जो है ये हो गया केंद्र सरकार और ये हो गया यूनिट की सरकार, तो यहां पर दोहरी व्यवस्था होगी ना। यहां पर क्या होगा? दोहरी व्यवस्था। अब दोहरी व्यवस्था का मतलब जितना भी सिस्टम है, मैं कहूं कि संघीय व्यवस्था में क्या पाया जाएगा? दोहरा संविधान, मतलब आदर्श संघीय व्यवस्था की बात मैं बता रहा हूं। दोहरा संविधान का मतलब केंद्र का संविधान अलग और राज्य का संविधान अलग। दोहरी विधायिका, दोहरी विधायिका, दोहरी विधायिका का मतलब केंद्र की विधायिका अलग और राज्य की विधायिका अलग, जितना भी बोलेंगे। दोहरी न्यायपालिका, दोहरी न्यायपालिका का मतलब केंद्र की न्यायपालिका अलग, राज्य की न्यायपालिका अलग। केंद्र की न्यायपालिका केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या करेगा, केंद्र की न्यायपालिका केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या करेगा, राज्य राज्य संबंधों की व्याख्या करेगा, और राज्य की न्यायपालिका फौजदारी और सिविल मुकदमों की सुनवाई करेगा, जैसे अमेरिका में है। लेकिन भारत में दोहरी न्यायपालिका है नहीं। दोहरी न्यायपालिका कहां है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है ना। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम कहां से लिया गया? अमेरिका से। देख रहे हैं ना, जो बोलूंगा वही बोलेंगे। ब्रिटेन से ना, समझाया था। एकात्मक न्याय व्यवस्था कहां से लिया गया? ब्रिटेन से, अमेरिका से। अभी बोला हूं, 6-7 घंटा सोया करिए, कम पढ़िए। ये बताइए, दोहरी न्यायपालिका का मतलब केंद्र की न्यायपालिका अलग, राज्य की न्यायपालिका अलग। और मैं बताया कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है सिविल मामलों की और फौजदारी मामलों की सुनवाई नहीं करता है, वो केवल केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या करता है। वो राज्य राज्य के मध्य कोई विवाद होगा तो उसकी व्याख्या करेगा, केंद्र के संविधान का इंटरप्रिटेशन करेगा। और राज्य का जो अमेरिका में हाई कोर्ट का, जो राज्यों का जो हाई कोर्ट है, वही राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट है। जैसे हम लोग के यहां लोअर कोर्ट का मसला जो है हाई कोर्ट में आ जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है, वहां ऐसे नहीं चलता है। वहां ये सिस्टम पूरा राज्य का है और सुप्रीम कोर्ट वहां पर केंद्र का है। वो केवल 3 ही काम करेगा: केंद्र के संविधान की व्याख्या, केंद्र राज्य संबंध की व्याख्या, राज्य राज्य विवाद का मुद्दा, बस। और कोई काम उसको नहीं है। तो ये हमारे यहां न्यायपालिका नहीं पाया जाता है, हमारे यहां एकात्मक न्याय व्यवस्था पाया जाता है। तो मैं बताया कि जैसे इसी प्रकार से मान लीजिए जितना भी सोच सकते हैं सब लिख दीजिए, जितना भी आपके दिमाग में आता है। जैसे मान लीजिए दोहरा जो है लेखा परीक्षण, दोहरा लेखा परीक्षण, मतलब केंद्र का लेखा परीक्षण अलग चलेगा, राज्य का लेखा परीक्षण अलग चलेगा। जैसे अभी मैं बता रहा था, मान लीजिए सपोज करिए कि दोहरा जो है चुनाव व्यवस्था, दोहरा चुनाव व्यवस्था, केंद्र का चुनाव व्यवस्था अलग, राज्य का चुनाव व्यवस्था अलग, और भारत में चुनाव व्यवस्था दोहरी कहां है? आप लोग हमको भी, भारत में केंद्रीय चुनाव आयोग लोकसभा का भी चुनाव कराता है, राज्यसभा का भी कराता है, विधानसभा का भी कराता है, विधान परिषद का भी कराता है। पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, और राज्य निर्वाचन आयोग से लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो हमारे यहां दोहरा चुनाव व्यवस्था नहीं पाया जाता है। अब मान लीजिए जैसे हमने कहा कि हम लोग के यहां जो है जैसे नागरिकता, मान लीजिए तो आदर्श संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होगी। केंद्र की नागरिकता अलग, राज्य की नागरिकता अलग अमेरिका में। और जो केंद्र की नागरिकता का मतलब केंद्र सरकार जो नागरिकता का प्रावधान बनाए, जो सुविधा देगा, वो अमेरिका के सभी नागरिकों को मिलेगा।
और राज्य की नागरिकता, जो राज्य नागरिकता देगा वो केवल राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उन्हीं लोगों को मिलेगा। और हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है। इसका मतलब कि हम मान लीजिए बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो हम यूपी के निवासी हैं, हम यूपी के नागरिक नहीं हैं, हम भारत के नागरिक हैं। विविधता में एकता का समायोजन करने के लिए ऐसा किया गया। तो यहां पर जितनी व्यवस्था पाई जाएगी सब जो है दोहरी व्यवस्था पाई जाएगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर। आदर्श संघीय व्यवस्था सब द्वारा संविधान, केंद्र का संविधान अलग, राज्य का संविधान अलग। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका? अमेरिका का, मात्र 13 पेज का, बस मात्र 13 पेज का संविधान है अमेरिका का। और कितने साल में सब लिखे? 13 साल में। फिलाडेल्फिया सम्मेलन, आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, 1776 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन शुरू हुआ। अब फिर देखते हैं कि 1787 में अमेरिका का संविधान बन के तैयार हुआ और 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। तो देखिए 76 से लेकर 89 तक 13 साल तक संविधान ही लिखते रह गए। कितना लिखे? 13 पेज लिखे। और हम लोग तो 13 देश का संविधान बना दिए होते हैं। 13 साल में तो हम लोग 13 देश का बना दें। 13 पेज तो छोड़िए। अब जाते देखिए, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका, अब विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत। अब समझिए, अब इधर चलिए। अभी समझा रहा हूं ना, घर पे जाके खोज के जितना क्वेश्चन पीसीएस में, आईएएस में आया होगा संघीय एकात्मक, करके बताइएगा हुआ कि नहीं। देखिए अब यहां पर एकात्मक जो है, एकात्मक का मतलब होता है कि जैसे ये केंद्र सरकार है तो सब शक्ति केंद्र सरकार में ही होगी, सब शक्ति केंद्र सरकार में होगी। यहां पर प्रांत पाया जा सकता है, लेकिन प्रांत जो है सुविधा के दृष्टिकोण से, प्रांत को कोई शक्ति नहीं होगा। ब्रिटेन में प्रांत हो सकता है, लेकिन प्रांत को जो है वहां पर कोई शक्ति नहीं दिया जाता है। अब जैसा समझिए, जो एकात्मक व्यवस्था होता है, उस एकात्मक व्यवस्था में जो है शक्ति, जो शक्तियों का संकेंद्रण पाया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, शक्तियों का संकेंद्रण पाया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर उसको कहा जाता है। अब देखिए, जो एकात्मक व्यवस्था होता है, उस एकात्मक व्यवस्था में लिखित संविधान आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लिखित संविधान आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। जैसे ब्रिटेन में देखिए लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है, दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे इजराइल का संविधान अलिखित है, एकात्मक व्यवस्था है तो, लेकिन संघीय व्यवस्था होगा तो लिखित संविधान अवश्य होगा। अब जैसा समझिए, यहां पर एक हो गया, दो हो गया, अब तीसरी विशेषता इसका समझिए। यहां पर लचीला संविधान पाया जाएगा, यहां लचीला संविधान पाया जाएगा, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन हो जाएगा। अब फिर मैं बताया कि जैसे यहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्वतंत्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका आवश्यक नहीं है। और यहां पर द्वितीय सदन की उपस्थिति भी आवश्यक नहीं है, द्वितीय सदन आवश्यक नहीं है। द्वितीय सदन होगा भी तो उसको अधिकार ज्यादा नहीं मिलेगा, द्वितीय सदन होगा भी तो उसको अधिकार ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे ब्रिटेन में जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसको कॉमन सभा कहते हैं, कॉमन सभा। अब ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड है तो इसको लॉर्ड सभा कहा जाता है। तो लॉर्ड सभा जो है विश्व का सबसे कमजोर द्वितीय सदन है।
जो है किस देश का द्वितीय सदन सबसे कमजोर है, तो ब्रिटेन का द्वितीय सदन मतलब लॉर्ड सभा को बहुत कम शक्ति है, नहीं के बराबर, बेकार का संस्था है। तभी लॉर्ड सभा को समाप्त करने का आंदोलन वहां चलता है कि क्या फायदा है। और विश्व का सबसे मजबूत द्वितीय सदन कहां का है? अमेरिका का सीनेट है? ये संसद की बात हो रही है ना, कोई किताब खरीद के लाए हैं तगड़ी वाली आप। वो जो है ना, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डायसी ने लिखा कि ब्रिटेन की संसद सबसे मजबूत है, ब्रिटेन की संसद सबसे मजबूत है, ब्रिटेन का द्वितीय सदन सबसे कमजोर है, अमेरिका का द्वितीय सदन सबसे मजबूत है। तो लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डायसी ने लिखा कि ब्रिटेन की संसद इतनी मजबूत है कि चाहे तो स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री घोषित कर दे, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही मामले में न्यायाधीश घोषित कर दे, इतनी मजबूत वहां पर संसद है। अधिकार क्योंकि अभी कंसेप्ट समझा रहा था कि एकात्मक व्यवस्था में द्वितीय सदन की आवश्यकता नहीं है। अब गलती से बन गया तो अधिकार तो मिलेगा नहीं, गलती से बन गया तो अधिकार तो मिलेगा नहीं। अब जैसा समझिए, यहां पर एकात्मक व्यवस्था है तो यहां पर सब एकहरी व्यवस्था पाई जाएगा, एकहरी व्यवस्था, जितना भी सोच सकते हैं सब एकहरी व्यवस्था होगा। जो उधर जितना लिखे थे उधर ही घर पे लिख डालिएगा। एकहरी विधायिका, एकहरी कार्यपालिका, एकहरी न्यायपालिका, एकहरा लेखा परीक्षण, एकहरी प्रशासनिक व्यवस्था, सब जितना मर्जी उतना लिखिए, उधर का सब उधर एकहरा करके लिख दीजिएगा, सब इधर विशेषता बन जाएगा। एकहरा चुनाव व्यवस्था, एकहरी नागरिकता, सब एकात्मक लक्षण, यूनिटरी सिस्टम। और क्या बहुत, अरे इजराइल में एक ही सदन है, इजराइल में दूसरा सदन है ही नहीं है, इजराइल में दूसरा सदन नहीं है। श्रीलंका में भी एक ही सदन है, श्रीलंका में भी एकात्मक व्यवस्था, एक ही सदन है। नेपाल में संघीय व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा, नेपाल में संघीय व्यवस्था है। अब जैसा समझिए, अब यहीं पे समझाता हूं। संघीय जो व्यवस्था है वो विविधता वाले देश में बनेगा, बड़े देश में बनेगा, और एकात्मक व्यवस्था जो है वह छोटे देश में बनेगा, छोटे देश में बनेगा। कहीं न कहीं जो है वो देखा जाए तो जहां पर एक सार व्यवस्था होगा, एक सार व्यवस्था का मतलब एक तरह की भाषा है, ज्यादा विविधता नहीं है, एक रूपता ज्यादा है। तो जहां पर एक रूपता ज्यादा है वहां पर जो है एकात्मक व्यवस्था बनेगा। अब जैसा समझिए, ये जो संघात्मक व्यवस्था होता है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई हमने केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया। और जहां बंटवारा होता है वहां पर व्यवस्था, वहां पर जो है एकता अखंडता प्रभावित हो जाती है। भाई चार भाई गांव में आप हैं, अब मान लीजिए चारों भाई में बंटवारा हो गया, अब कितना भी गांव में समझा रहे हैं, जानते थोड़ा दिक्कत हो रहा था महिलाओं को लेकर, अब मान लीजिए बंटवारा हो गया लेकिन हम लोग चारों भाई एक ही हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो गांव का समझदार व्यक्ति क्या बोलेगा, अब हमको मत समझाइए, हम समझ गए हैं। वो ठीक कह रहा है, क्योंकि बंटवारा हो गया तो परिवार कमजोर हो गया, वो एकता अखंडता अब नहीं रह गई। आपके कहने से क्या होगा? तो यहां पर देखते हैं कि जो संघात्मक व्यवस्था है इसमें एकता अखंडता प्रभावित होती है, एकता अखंडता प्रभावित हो गई। जब ये बता दूंगा, जब नोट्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना तुरंत। टीचर का यही काम है, आपके दिमाग में, जहन में उसको बैठाना। कहानी थोड़ी पीटी पढ़ा जाता है, तभी तो पीटी को अलग करके पढ़ाता हूं, नहीं तो पीटी में से एक ही में नहीं पढ़ा देता, क्योंकि पीटी में मुझको छोटा बात बोलता है। बताइए, मैं मान लीजिए 5 मिनट लेट ही आता हूं, 2 घंटा पढ़ाता हूं तो 1 घंटा हंसाता ही हूं, 1 ही घंटा पढ़ाता हूं। 1 घंटा में, अभी आधे घंटे में मैं 50 तथ्य बोल दिया, बोला ना, इसका उसका क्या क्या। ये पीटी पढ़ने का तरीका है।
कि जल्दी जल्दी पढ़ना है, बहुत सारा चीज पढ़ना है। संघात्मक व्यवस्था में एकता अखंडता प्रभावित होगी, और जहां पर एकात्मक व्यवस्था होगा वहां पर एकता अखंडता मजबूत होगी, एकता अखंडता मजबूत होगी, एकता अखंडता मजबूत होगी। तो जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई देखिए, हम लोग यदि मान लीजिए हम लोग यदि संघीय व्यवस्था अपना लेंगे अमेरिका की तरह, तो हम लोग विविधता में एकता का समायोजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता बहुत ज्यादा है और एकता अखंडता प्रभावित हो सकती है। यदि एकात्मक व्यवस्था हम अपना नहीं सकते, क्योंकि बड़ा देश है, विविधता का देश है, स्वायत्ता भी जरूरी है, तो हम लोगों ने अब मध्यम मार्ग अपनाया। और हम लोगों ने क्या किया कि संघीय व्यवस्था के साथ जो है, संघात्मक जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक व्यवस्था मिला दिया, और इसी बात को अर्धसंघीय व्यवस्था कहा जाता है, अर्धसंघीय व्यवस्था। तो भारत का संविधान जो है अर्धसंघीय व्यवस्था है, कि आधार हम लोग का जो है संघात्मक है और उसमें हमने एकात्मक लक्षण मिलाया है, इसलिए अर्धसंघीय कहा जाता है। अर्ध एकात्मक नहीं कहा जाएगा। अर्ध एकात्मक इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हम लोग का आधार जो है एकात्मक नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखित संविधान है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका भी है ना हम लोग के यहाँ। देखिए दोहरी विधायिका भी है, दोहरी कार्यपालिका भी है। सामान्य लक्षण देखिए, संघीय व्यवस्था का सामान्य लक्षण देखिए, भारत में लिखित संविधान भी है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन भी है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सब है। और तीसरा बात देखिए, सर्वोच्च न्यायपालिका भी है, केंद्र की विधायिका अलग, राज्य की विधायिका अलग, केंद्र की कार्यपालिका अलग, राज्य की कार्यपालिका अलग। तो देखते हैं कि संघीय व्यवस्था का अधिकांश लक्षण भारत में दिखाई देता है, लेकिन हम आदर्श संघीय व्यवस्था नहीं रखते हैं। हमने संघीय व्यवस्था में एकात्मक लक्षण मिला दिया। जैसे रोटी बनाने के लिए आटे में पानी मिलाकर उसको हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, तो उसको आटा ही तो कहते हैं, पानी थोड़े बोलेंगे। भारत का संविधान अर्ध एकात्मक होगा? नहीं, अर्धसंघीय। ठीक, अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया, ये क्यों ऐसा काम किया? हम लोगों ने विविधता में एकता का समायोजन करने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया। अब हम लोगों के यहां संविधान में जो अर्धसंघीय संविधान है, जो केसी वीर साहब ने कहा, केसी वीर साहब जो है वो देखा जाए तो इसको अर्धसंघीय संविधान बोलते हैं। तो हम लोगों के यहां एकात्मक लक्षण क्या क्या है? भारत में एकात्मक लक्षण नीचे हेडिंग बनाइए, भारत में एकात्मक लक्षण। और अभी जो कंसेप्ट समझाया हूं कि भारत का संविधान सामान्यतः संघीय है, भारत का संविधान संघीय है, आदर्श रूप से संघीय नहीं है। भारत का संविधान अमेरिका की तरह संघीय नहीं है। भारत में जो है वह अपनी इच्छा से हम लोगों ने जो है एकात्मक लक्षण मिलाया है। अब क्या क्या एकात्मक लक्षण मिलाया है तो आपको ध्यान होना चाहिए। एकल न्यायपालिका मतलब एकीकृत न्यायपालिका नंबर 1, 2 लिख दीजिए। एकात्मक लक्षण नंबर 1 एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका मतलब एकीकृत न्यायपालिका। नंबर 2 भाई एकल न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका लक्षण तो हमारे पास है ही है। मैं कह रहा हूं कि भारत के संविधान में कौन सा एकात्मक लक्षण दिखाई देता है, तो आपको 5-7 जो मूल लक्षण है वो आपको याद होना चाहिए। हाँ हाँ, देखिए न्यायपालिका की सर्वोच्चता संघीय प्रणाली की विशेषता हमारे पास है। अब मैं कहूं कि न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है कि न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन करता है, तो ये न्यायपालिका का न्यायिक पुनरावलोकन हम लोगों ने कहां से लिया? अमेरिका से, अमेरिका से लिया। और जब हम कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका कहां से लिया? ब्रिटेन से। क्यों? क्योंकि एकात्मक लक्षण है, ऐसे भी याद होता है। नंबर 2 एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता। नंबर 3 एकहरा संविधान, एकहरा संविधान, एकहरा संविधान अर्थात
केंद्र तथा राज्य का एक ही संविधान, केंद्र तथा राज्य का एक ही संविधान, अखिल भारतीय सेवा, एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो आप जानते हैं कि जब हम लोग का संविधान बन गया तो संविधान बनने के बाद आईएएस और आईपीएस को जो है अखिल भारतीय सेवा के रूप में लागू किया गया। अब फिर आप जानते हैं कि उसके बाद 1963 में हम लोग के यहाँ कानून बनाया गया और अखिल भारतीय सेवा का जो गठन है वो अनुच्छेद 312 के तहत किया जाता है। और 312 के तहत 1963 में जो है भारतीय वन सेवा को, भारतीय वन सेवा, फॉरेन सर्विस नहीं, भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। इस तरह से वर्तमान में हम लोग के यहाँ 3 अखिल भारतीय सेवा, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, वन सेवा। अखिल भारतीय सेवा, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन, केंद्र द्वारा राज्यों का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन, केंद्र द्वारा राज्यों का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन, राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, मतलब जहां आदर्श संघीय व्यवस्था होगा वहां पर सब राज्य से बराबर प्रतिनिधि आएंगे। जैसे अमेरिका में सीनेट जो है, उसमें सीनेट में 100 सदस्य हैं तो 50 राज्य वहां पर हैं, हर राज्य से 2-2 सदस्य आते हैं, बराबर प्रतिनिधित्व होगा। और भारत में चूंकि एकात्मक लक्षण हावी है तो द्वितीय सदन में हम लोगों ने जो है सबको बराबर प्रतिनिधित्व नहीं दिया, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया। यूपी से देखा जाए 31, राजस्थान से 10, तो इस तरह से देखते हैं कि बिहार से मत याद करिएगा, अरे एक लिस्ट बना लेते, लगा लेते सामने, ऐसे राज्य का नाम लिख लेते, यहां लोकसभा, यहां राज्यसभा, यहां विधानसभा, ऐसे लिख कर ऐसे ऐसे कॉलम बनाकर रट डालते। हाँ ठीक है, चलो सही, लोकसभा में बढ़िया। तो आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये सब हमारे यहाँ एकात्मक लक्षण पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 2 चीज। पहला चीज तो ध्यान रखना है कि हम लोगों के यहाँ जो है कौन कौन सा जो संघीय व्यवस्था का जो आदर्शवादी संघीय व्यवस्था है उसका कौन कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता। एक तो ये ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए अभी मैं बताया कि जो जो एकात्मक व्यवस्था में है, जैसे एकात्मक व्यवस्था में लिखवा है ना कि एकल न्यायपालिका, तो दोहरी न्यायपालिका होना चाहिए था, तो हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। जैसे हमने कहा कि दोहरी नागरिकता, तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। इसी का उल्टा करते चले जाइए। जैसे हमने कहा मान लीजिए कि दोहरा संविधान, तो हमारे यहाँ एक ही तो संविधान है, तो एकात्मक लक्षण के रूप में है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था, तो वहां पर दोहरा शब्द का प्रयोग होगा, हमने यहां पर एकारा शब्द का प्रयोग कर दिया। यहां तक क्लियर। अब छोटा श्रेणी बनाइए, भारत में संघीय व्यवस्था क्यों अपनाया गया? 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 तो देखिए छोटा छोटा पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि कथन कारण का क्वेश्चन पूछता है। पहला कारण तो यही रहा कि भारत का जो है भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है और विविधता ज्यादा है। नंबर 1, भारत का भौगोलिक क्षेत्र व्यापक है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है तथा विविधता दिखाई देती है।
देखिए, भारत का संविधान संघीय है, सही बात है गलत? भारत का संविधान संघीय है, सही बात। भारत का संविधान आदर्श रूप से संघीय है, गलत। सामान्यतः संघीय है, एकदम सही बात है। और संघीय व्यवस्था हमने क्यों अपनाया, तो उसी को मैं बता रहा था कि पहला तो एक कारण ये हो गया, बोलेगा ना कि भारत में सामान्यतः संघीय व्यवस्था क्यों अपनाया गया, निम्न में से कौन सा कारण। अब वो सब जमाना गया 15-20 साल पहले वाला, जो एक एक लाइन का क्वेश्चन आता था। अब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन लगाता है। देखिए 4 साल से क्वेश्चन, वो लग रहा है कि आसान है, लेकिन वो उलझा देता है उसमें। तो आप देखते हैं कि पहला तो कारण ये रहा। और दूसरा चीज देखिए, हम लोग जब आजाद हुए थे तो तमाम देसी रियासत था, और देसी रियासत था तो सबको मिलाना था। और सब राजाओं ने कहा कि भाई ऐसा है कि हम लोग को स्वायत्ता मिलनी चाहिए, हम लोग का अलग क्षेत्र है। तो अब यदि हम संघीय व्यवस्था अपनाते तभी तो हम राज्यों को अधिकार दे पाते, और तभी तो उनकी स्वायत्ता बनी रह पाती। इसलिए हमने संघीय व्यवस्था अपनाया, ये भी एक कारण रहा, ऐतिहासिक कारण। नंबर 2, भारत में 563 देसी रियासतें थी। भारत में 563 देसी रियासतें थी, जिन्हें स्वायत्ता का आश्वासन दिया गया था। स्वायत्ता का आश्वासन दिया गया था। जब पटेल साहब मिलाने गए थे तो देसी रियासतों से क्या बोले थे, यही तो बोले थे कि अरे भाई आप मिलिए, आपको जो है हम स्वायत्ता देंगे, आप वही राजपाट आप चलाइएगा, आपको राज्यपाल बना देंगे, आपको चीफ कमिश्नरी प्रांत बना देंगे। तो उसी बात पर तो लोग सहमत हुए थे। तो इसलिए पटेल साहब का भी कहना था कि भाई हम लोग संघीय व्यवस्था बनाएंगे, आपको अलग मान लीजिए रहेगा, आप राज्यपाल बन जाइएगा, मन करेगा, इतना जनता आपको सम्मान देती है तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, चुनाव लड़ लीजिएगा, पार्टी बना लीजिएगा, क्यों परेशान चल रहे हैं, राजपाट तो आप कर लीजिएगा। और तीसरा चीज सबसे बड़ा बात था कि बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1935 का जो चुनाव हुआ था, उस समय अखिल भारतीय संघ तो लागू हुआ नहीं था, लेकिन व्यवहार में तो संघीय व्यवस्था ही चल रहा था, क्योंकि प्रांतों को हमने अधिकार दिया था। तो ऐतिहासिक जो कारण था उसमें 1935 के अधिनियम के तहत जो 37 में चुनाव हुआ था और 8 राज्यों में कांग्रेस ने जो सरकार बनाया था, वो भी एक फैक्टर काम कर रहा था। नंबर 3, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1937 के चुनाव में 1937 के चुनाव में संघीय 1937 के चुनाव में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया था। संघीय व्यवस्था अपनाया गया था। संघीय व्यवस्था अपनाया गया था। अब जरा देखिए, ये बताइए, हमारे यहां जो हम लोग क्या स्वतंत्रता के पहले जो व्यवस्था चल रहा था, तो अधिकांश राज्यों में भूमि व्यवस्था अलग था, कानून व्यवस्था अलग था। सब राजा अपने हिसाब से भूमि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था चलाते थे। तो हम लोग की मजबूरी थी कि अचानक हम लोग भूमि का जो व्यवस्था था एक कर देते, तो फिर सब लोग विरोध करने लगते। भाई आज तक बिहार में चकबंदी नहीं ना हुआ, जबकि यूपी में हो गया, राजस्थान में भी बहुत सारे क्षेत्रों में हो गया, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे क्षेत्रों में हो गया। ये बताइए, अब अलग अलग सबका भूमि कानून था, तो यदि हम भूमि को राज्य सूची में रखेंगे तभी तो ऐसा हो पाता कि राज्य कानून बनाता। भूमि को राज्य सूची में हम कब रख पाते, जब संघीय व्यवस्था अपनाते। नंबर 4, व्यवहारिक पहलू भी उत्तरदायी थे, क्योंकि भूमि कानून व्यवस्था सभी क्षेत्रों में अलग अलग था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारा संविधान बना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारा संविधान बना। और ये बताइए कि कैबिनेट मिशन योजना में जो संविधान बना था, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने विधानसभा के सदस्यों से ही तो जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। जनता ने सीधे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं न किया था। इसका मतलब क्या आपने विधानसभा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। 93 सदस्यों का मनोनयन भी हम लोगों ने कर लिया। ये बताइए,
ये जो आपने विधानसभा से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया, इसका मतलब आपने पहले ही स्वीकार कर लिया कि हम विधानसभा को अधिकार देंगे। तो फिर उससे बनेगा क्या? संघीय व्यवस्था। लिख दीजिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान बनाया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान बनाया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान बनाया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान बनाया गया, जिसमें विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। ठीक है, अब कभी आएगा तो सोच के टिक लगाइएगा कि बोलेगा कि कौन सा कारण, तो इस समझ के, अचानक अपने हिसाब से मत लगा दीजिएगा। अब देखिए, कुछ जैसे अभी मैं बताया कि जैसे हम लोग के यहाँ जो है वह केसी वियर साहब हैं, केसी वियर साहब, तो केसी वियर साहब ने अर्ध संघीय संविधान कहा, क्वाजी फेडरल सिस्टम। इसी प्रकार से जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि हम लोग क्या एक विचारक हैं मोरिस जोन्स, तो मोरिस जोन्स ने जो है सौदेबाजी संघवाद कहा, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, सौदेबाजी संघवाद मिलाने को आता है। नहीं पूछता है कि अर्ध संघीय संविधान किसने कहा? केसी वियर। अर्ध संघीय भी और एकात्मक संघवाद, एकात्मक संघवाद भी पूछे कि एकात्मक संघवाद नाम किसने दिया? केसी वियर, टिक लगाइएगा। मोरिस जोन्स ने सौदेबाजी संघवाद नाम दिया था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद नाम दिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि आजकल पेपर पढ़ते होंगे, एक आता है कि भारत का संविधान अत्यंत संघीय है। अत्यंत संघीय है मतलब संघीय पोर्शन ज्यादा है। ये आइवर जेनिंग्स साहब ने कहा था, आइवर जेनिंग्स, अत्यंत संघीय। इसी प्रकार से एपेल्वी एक विचारक है, तो एपेल्वी ने कहा कि केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति, केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति, केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति, कि संघवाद में केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कभी मान लीजिए पूछे कि एक विचारक था लिविंगस्टोन, तो इसने जो है मार्बल केक फेडरलिज्म नाम दिया। कठोर नरम संघवाद, कठोर नरम संघवाद। और जैसे आजकल नहीं चलता है प्रतियोगी सहकारी संघवाद, तो प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है उसका जन्मदाता अमेरिका है। प्रतियोगी सहकारी संघवाद का जन्मदाता अमेरिका। और भारत में इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मोदी साहब लगाइएगा। प्रतियोगी सहकारी संघवाद का जन्मदाता अमेरिका, प्रतियोगी सहकारी संघवाद का जन्मदाता अमेरिका लगाइएगा। आजकल भारत में इस शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, मैं इसमें पढ़ाया भी तो था। तो इसका जन्मदाता अमेरिका, अब भारत में मोदी साहब ने इस शब्द का प्रयोग किया। एपेल्वी ने कहा केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति संघीय व्यवस्था में पाई जाती है। केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति संघीय व्यवस्था में, केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति। दोहरी कार्यपालिका का मतलब
कि जैसे मान लीजिए केंद्र में देखिए कार्यपालिका अलग है, केंद्र में मान लीजिए प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद अलग है, और राज्यों में जो है मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद अलग है। इसको दोहरी कार्यपालिका कहेंगे। हाँ, भारत में दोहरी कार्यपालिका है, दोहरी विधायिका। ठीक है, ये तो मैं सामान्य बताया। एक तो आप ये समझ गए कि संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था क्या है। अब आप लोगों के नोट्स में मान लीजिए उसमें लिखा होगा संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था, तो अपने से भी थोड़ा सा पढ़ लेना है। और फिर एक चीज और थोड़ा सा समझा दे, एक चीज और समझिए। जैसे मान लीजिए एक शब्द पढ़ते हैं, जैसे फेडरल, ऐसे बनाइए, फेडरलिज्म या फेडरल लिखिए। फेडरल एक शब्द होता है कॉन्फेडरल, कॉन्फेडरल संघीय, और एक होता है परिसंघीय। एक होता है संघीय, एक होता है परिसंघीय। सर जैसे ब्रिटेन में, भारत में जो अखिल भारतीय सेवा है वो ब्रिटेन से, वहाँ के ब्रिटेन से मतलब कि एकात्मक व्यवस्था के रूप में है। यूएसए में फिर किस तरह पाई जाती है? वहां पर दोहरी सेवा व्यवस्था है। केंद्र की सेवा व्यवस्था अलग और राज्यों की सेवा व्यवस्था अलग। वहां अखिल भारतीय सेवा नहीं पाया जाएगा। केंद्र का सर्विस अलग, राज्य का सर्विस अलग। एक होता है फेडरल या फेडरेशन और दूसरा होता है कॉन्फेडरेशन। ठीक, तो फेडरल शब्द जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब ये होता है, अभी जो बताया हूं एक एक समझाता हूं, लिखवा देता हूं कि यहां पर देखिए, यहां पर जैसे मान लीजिए भारत सामान्यतः संघीय व्यवस्था है ना, तो भारत संघीय व्यवस्था है, तो यहां पर यूपी बिहार सब लोग, उड़ीसा सब लोग जुड़े हुए हैं। 28 राज्य है ना भारत में, तो ये 28 राज्य जो है वो देखा जाए तो अलग होने की मांग कर सकते हैं? नहीं। तो जो संघीय व्यवस्था होता है उसमें जो इकाइयां होती हैं, जिसको हम लोग राज्य कहते हैं, तो इकाइयां जो है संप्रभु नहीं होती हैं। इकाइयां जो है व्यवस्था से अलग नहीं हो सकती हैं। इसीलिए भारत को जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है कि संघ का विनाश नहीं हो सकता। एक बार संघ बन गया, चुपचाप सब लोग रहेंगे, कोई अलग होने की मांग नहीं कर सकता। ममता बनर्जी साहब ये नहीं कर सकती, बहुत परेशान कर रहे हैं, हम जा रहे हैं चाइना मिलने, आप ऐसा नहीं कर सकते। नंबर 1 लिखिए। इसमें इकाइयां मतलब राज्य, इसमें इकाइयां संप्रभु नहीं होती हैं। इसमें इकाइयां संप्रभु नहीं होती हैं, अर्थात व्यवस्था से अलग नहीं हो सकती। अर्थात व्यवस्था से अलग नहीं हो सकती। अर्थात व्यवस्था से अलग नहीं हो सकती। व्यवस्था से अलग नहीं हो सकती। जैसे भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, लिख दिया हूं। विनाश होना, राज्य का विनाश नहीं हो सकता है। बिहार का विनाश होकर झारखंड नहीं बन गया, यूपी का विनाश होकर उत्तराखंड नहीं बन गया। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और उसी में कामा अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मिलाने को आता है इसलिए लिखवा रहा हूं। और अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। बना देगा उल्टा सीधा क्वेश्चन, 45 मिनट जाना मुश्किल हो जाएगा। इतना लोग पढ़ के जाते हैं, किसी साल देखते हैं 50-52 से ज्यादा मेरिट गया। कभी समझ रहे हैं बात? इतना लोग पढ़ के जाते हैं, इतना विद्वान बन के जाते हैं, देखिए क्या स्थिति करता है। यदि आप पोलिटी नहीं समझे हैं तो आप 20 क्वेश्चन में आपका 15-16 नहीं सही होगा। एग्जाम में हड़बड़ाहट कुछ ना कुछ आपके साथ हो ही जाएगा। अब बाहर निकल के आप बोलेंगे जानते हैं भगवान की नहीं इच्छा है कि मैं IAS बनूं, नहीं चाहते हैं भगवान। भगवान चाहते हैं कि मैं गांव पे जाके खेती कराऊं। भगवान का इच्छा दे देंगे। ये नहीं बोलेंगे कि आपको कम तथ्य पता हो, ज्यादा तथ्य पता हो, उससे मतलब नहीं है। आपको पॉलिटी समझना है, कॉमन सेंस विकसित करना है। अभी मैं बोला हूं, अभी संघीय व्यवस्था पढ़ाया हूं। आज घर पे जाके संघीय एकात्मक का क्वेश्चन खोज के 10 क्वेश्चन खोजिएगा और देखिएगा 8 क्वेश्चन हुआ, 7 क्वेश्चन हुआ कि नहीं। आज ही खोजिएगा जाके,
आपको अपने ऊपर भी हंसी आएगा कि क्वेश्चन तो आसान है, तो ये होगा, ये तो ये होगा, क्योंकि आपने कभी संघीय व्यवस्था एकात्म व्यवस्था समझा ही नहीं, रटाई मारा। तो रटाई मारेंगे तो कहां से क्वेश्चन उसका समझ में आएगा। अब बताइए, परिसंघीय व्यवस्था का मतलब जैसे यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, तो यहां पर यूनाइटेड नेशन में मान लीजिए हम लोग जुड़े हुए हैं, यहां भारत है, यहां चीन है, तो जब चाहे तब हम अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि भारत जो है यूनाइटेड नेशन में, भारत जो है इकाई के रूप में हो गया। इसका मतलब कि जब कॉन्फेडरेशन सिस्टम होगा तो वहां पर इकाइयां संप्रभु होंगी, जब चाहे तब व्यवस्था से अलग हो सकती हैं। जैसे पुराना सोवियत संघ, तो पुराना सोवियत संघ जो है वो देखा जाए तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ था, तभी तो उसका विघटन हो गया। जो पूर्व सोवियत संघ था जिसकी जगह पर रूस है, अरे 15 राज्यों का गणराज्य जो था उसी को तो यूएसएसआर कहते थे। इसमें से 3 बाल्टिक प्रदेश वाले नाटो में मिल गए और 12 का जो है मुखिया रूस है। आप देखते हैं कि तभी तो यूक्रेन नाटो में जा रहा था तो हमला हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये यूएसएसआर जो बनाया गया था वो कॉन्फेडरल सिस्टम था। नंबर 1 इधर लिखिए, इसमें इकाइयां संप्रभु होती हैं, अर्थात कभी भी व्यवस्था से अलग हो सकती हैं, कभी भी व्यवस्था से अलग हो सकती हैं। इसमें इकाइयां संप्रभु होती हैं, कभी भी व्यवस्था से अलग हो सकती हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र की अवधारणा, संयुक्त राष्ट्र की अवधारणा, अरे जैसे सार्क है, मान लीजिए कोई भी संगठन है, आसियान है, कुछ भी है, तो कभी भी किसी कोई अलग हो जाए। और उसमें लिख दिएगा पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। दूसरा बात समझिए, यहां पर संघ का निर्माण जो है संविधान बनाकर किया जाता है, लिखित संविधान बनाकर किया जाता है। कनाडा का संविधान जो है लिखित या अलिखित, बोलिए जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया का संविधान लिखित क्या लिखित? लिखित। अभी बोला हूं ऑस्ट्रेलिया संघीय व्यवस्था, और एक लाइन बोला हूं कि जहां संघीय व्यवस्था होगा वहां लिखित। एक लाइन बोला हूं कि अब ऑस्ट्रेलिया बड़ा देश, वहां संघीय व्यवस्था, और जहां संघीय व्यवस्था वहां लिखित संविधान जरूरी है। तब क्या सोचेंगे? कुछ छोटा देश रहता तब सोचते कि लिखित होगा क्या लिखित। तो यहां पर जो संघीय व्यवस्था बनेगा तो बाकायदे लिखित संविधान उसका आधार होता है। और यहां पर जो है केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। नंबर 2, संघ के निर्माण का आधार लिखित संविधान होता है। संघ के निर्माण का आधार लिखित संविधान होता है। आधार लिखित संविधान होता है, और इसमें केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। इसमें केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। इधर देखिए परिसंघी में ये बताइए, यूएन बना चाहे आसियान बना, यूरोपियन यूनियन बना, तो इसको बनाने का आधार क्या था? क्षेत्रीयतावाद की भावना, अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना। कुछ इसके लिए संधि समझौता किया गया। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं रोम संधि किया गया था, तो रोम संधि से ही तो ईईसी बना था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना था। ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना था। आईसी को तो बाद में जो है ईयू में कन्वर्ट किया गया, यूरोपियन यूनियन में कन्वर्ट किया गया। इसका मतलब कि जब परिसंघीय व्यवस्था कोई बनेगा तो उसका आधार जो है क्षेत्रीयतावाद या अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना होगी। नंबर 2, इसके निर्माण का आधार क्षेत्रीयतावाद, इसके निर्माण का आधार क्षेत्रीयतावाद आब्लिक अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना होती है। क्षेत्रीयतावाद आब्लिक अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना होती है। जैसे रोम संधि के द्वारा
अब्लिक अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना होती है, जैसे कुछ भी लिख दीजिए। जैसे याल्टा समझौते के द्वारा यूएन बनाया गया, क्षेत्रीयतावाद अब्लिक अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना होती है। जैसे याल्टा सम्मेलन के द्वारा यूएन बनाया गया 1944 में सम्मेलन हुआ था, 45 में याल्टा सम्मेलन, तो याल्टा सम्मेलन के द्वारा यूएन बनाया गया। याल्टा यूक्रेन में पड़ेगा। या बैंकॉक सम्मेलन हुआ था तो उससे आसियान बनाया गया था 1967 में। अब फिर देखिए हम लोग के यहां जो है, अभी मैं बताया कि संघीय व्यवस्था ज्यादा स्थायी होगा कि परिसंघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, तो ये ज्यादा स्थायी व्यवस्था है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, तो ये ज्यादा स्थायी है। नंबर 3, यह ज्यादा स्थायी व्यवस्था है, संघीय में यह ज्यादा स्थायी व्यवस्था है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों को लेकर राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। और उधर लिख दीजिए यह अस्थायी व्यवस्था है, यह अस्थायी व्यवस्था है जिसमें परस्पर सहयोग की भावना होती है। जिसमें परस्पर सहयोग की भावना होती है। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि हम लोगों के यहां संविधान तो बन गया, लेकिन कहीं पर भी जो है देखा जाए तो प्रस्तावना में हम लोगों ने मान लीजिए एकता अखंडता लिख दिया। भाई प्रस्तावना में भी तो पहले एकता ही लिखा गया था, अखंडता तो था नहीं। भाई 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में, आगे से पढ़ाऊंगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया, जैसे समाजवाद जोड़ा गया, पंथनिरपेक्षता जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। तो अखंडता यहां जोड़ दिया गया, लेकिन प्रस्तावना जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है ना, न्यायालय द्वारा फोर्सेबल तो है नहीं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि अपने संघ को सुरक्षित रखने के लिए, कभी मान लीजिए प्रश्न ऐसे पूछे कि भारतीय संघ को अविनाशी बनाने के लिए जो है कि विनाश न होने पाए, इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया? 16वां संविधान संशोधन लगाइएगा, ऐसे बना लीजिए, मैं 2 लाइन लिखवा दूं। 16वां संशोधन 1963, 16वां संशोधन 1963, बस 2 बात लिखना है। देखिए पहली बात 16वां संशोधन, 16वां संविधान संशोधन 1963। अब समझिए जो तीसरी अनुसूची में हमारे यहां शपथ की व्यवस्था है, शपथ की व्यवस्था है ना तीसरी अनुसूची में, तो आप देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में शपथ की जो व्यवस्था है उसमें एक लाइन हर जगह जोड़ दिया गया, भारत की एकता और अखंडता, यह शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब यह हुआ कि मुख्यमंत्री का शपथ राज्यपाल और राष्ट्रपति का तो अनुच्छेद में लिखा है, उसमें तो ऑलरेडी एकता अखंडता है। इन लोगों को, सब लोगों को लिख दिया गया। भाई विधायक का शपथ, सांसद का सदस्य, सबका शपथ कहां दिया गया है? तीसरी अनुसूची में दिया गया है, उसी में यह बात लिखा गया। अब एक के नीचे लिख दीजिएगा, तीसरी अनुसूची में लिखे गए शपथ के प्रावधान में, तीसरी अनुसूची में लिखे गए शपथ के प्रावधान में, तीसरी अनुसूची में लिखे गए शपथ के प्रावधान में भारत की एकता और अखंडता, भारत की एकता और अखंडता, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा की प्रतिबद्धता को जोड़ा गया। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा की प्रतिबद्धता को जोड़ा गया या वचनबद्धता को जोड़ा गया, एक ही बात। अर्थात राज्य पृथकता की मांग नहीं कर सकते, अर्थात राज्य पृथकता की मांग नहीं कर सकते।
ठीक। और दूसरा बात समझिए, इसी संशोधन द्वारा जो है वो देखा जाए तो अनुच्छेद जो 19 है उसमें जो 3 अधिकार है, भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करना, संघ बनाना, इस अधिकार पर राज्य चाहे तो युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। यह बात भी जोड़ा गया कि आप जो है भारत के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा आप नहीं बोल सकते हैं। मतलब हम लोग का जो है अभी बताया ना कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, पूरा एक परिवार है। लड़ाई झगड़ा करिए चलेगा, लेकिन परिवार से आप अलग नहीं हो सकते। इस बात को जो अनुच्छेद 19 में भी जोड़कर पुष्ट किया गया। एक लाइन और लिख दीजिएगा बी में। अनुच्छेद 19 में दिए गए 3 अधिकारों, अनुच्छेद 19 में दिए गए 3 अधिकारों, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन तथा संगठन बनाने के अधिकार पर राज्य युक्तियुक्त, लिख रहा हूं, राज्य युक्तियुक्त, रीजनेबल, उसको युक्तियुक्त बोलते हैं, राज्य युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, उसको युक्तियुक्त निर्बंधन कहा जाता है। युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है, राज्य युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। देखिए, अब आपको 2 लाइन ध्यान रखना है। आपको केवल यह ध्यान रखना है कि जो अमेरिका है और जो भारत है, तो ये भाई अमेरिका तो आदर्श संघीय व्यवस्था है और भारत जो है एक तरह से संघीय व्यवस्था कर सकते हैं, अर्ध संघीय व्यवस्था कर सकते हैं, सामान्य संघीय व्यवस्था है। तो अब इन दोनों में थोड़ा सुन लीजिए, लिखना नहीं है। देखिए, आप देखते हैं अभी जो मैं बताया उसी को मैं रटवा रहा हूं। अमेरिका आदर्श संघीय व्यवस्था है, वहां सब दोहरा सिस्टम पाया जाएगा। दोहरा संविधान, केंद्र का संविधान अलग, राज्य का संविधान अलग, दोहरी नागरिकता, दोहरी विधायिका, दोहरी कार्यपालिका, दोहरा निर्वाचन व्यवस्था, सब दोहरा। और भारत में जो है अर्ध संघीय व्यवस्था है, मतलब आदर्श संघीय व्यवस्था नहीं है। यहां पर जो है एकात्मक लक्षण भी मिलाया गया है। और दूसरा चीज आपको यह ध्यान रखना है कि अमेरिका जो है, ऐसे बनाइए तो मैं 4 लाइन लिखवाऊं, क्योंकि वो आजकल कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछता है कि भारत का संघीय व्यवस्था अमेरिका से किस प्रकार भिन्न है, तो फिर वो मामला फंस जाएगा। 4 लाइन लिख रहे हैं, बनाइए। संघीय व्यवस्था लिखिए और अमेरिका और भारत लिखिए, अमेरिका और भारत लिखिए, क्योंकि पता है दिमाग में नहीं बैठा तो भी गलत। अमेरिका में लिखिए, आदर्श संघीय व्यवस्था है, आदर्श संघीय व्यवस्था है, आदर्श संघीय व्यवस्था है, आदर्श संघीय व्यवस्था है, जिसके कारण समस्त दोहरे प्रावधान हैं, समस्त दोहरे प्रावधान हैं। समझ, दोहरे प्रावधान का मतलब समझ गए, दोहरी विधायिका, दोहरी कार्यपालिका, सब। अब भारत में लिखिए, अर्ध संघीय व्यवस्था है, अर्थात संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक लक्षण मिलाया गया है। अर्ध संघीय व्यवस्था है अर्थात संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक लक्षण मिलाया गया है। दूसरा बात समझिए, जैसे अमेरिका में तो आदर्श संघ है, तो आदर्श संघ में राज्य आपस में समझौता करते हैं। तो अमेरिका में जो है राज्यों ने आपस में समझौता करके संघ का निर्माण किया था।
1776 में, अब जानते हैं कार्नवालिस जो था ना भारत में, वो अमेरिका में हार गया था। आप लोग अमेरिका की क्रांति पढ़ते होंगे, तो एक कार्नवालिस अमेरिका में गया, है तेज तरार तो था ही। कार्नवालिस अमेरिका में था, तो कार्नवालिस जब लास्ट वाला जब युद्ध किया था, तो आप जानते हैं क्या हुआ कि वहां 13 राज्य थे और 13 राज्यों ने गोपनीय समझौता किया था, क्योंकि कार्नवालिस हर राज्य पर आक्रमण करता था, जीत लेता था। तो अमेरिका के लोगों ने कहा कि ऐसा है, अब देखते हैं कैसे जीतता है। 13 राज्यों ने गोपनीय समझौता किया और कहा कि किसी भी राज्य पर वो आक्रमण करेगा तो हम सब लोग मिलकर युद्ध करेंगे इस बार। और जानते हैं, बस सभी राज्यों ने मिलकर युद्ध किया और ब्रिटेन हार गया, अमेरिका आजाद हो गया। तो अब अमेरिका के लोगों को लगा कि ये तो बहुत अच्छा फार्मूला है। उन 13 राज्यों ने क्या किया, बोला कि अब हम लोग जो है इसी तरह मिलकर रहेंगे। और 13 राज्यों ने मिलकर आपस में समझौता किया। उसी समझौते का परिणाम संघीय व्यवस्था है। और संघीय व्यवस्था का जन्मदाता कौन? अमेरिका। अरे अभी भी नहीं बोलेंगे। संघीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन? अमेरिका। लिखित संविधान का जन्मदाता कौन? प्रस्तावना का जन्मदाता कौन? बढ़िया। अब मान लीजिए भारत में प्रस्तावना कहां से लिया गया? अमेरिका से। अब प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, बढ़िया। तो लिख दीजिए नंबर 2, अमेरिका में संघीय व्यवस्था राज्यों के समझौते का परिणाम है। अमेरिका में संघीय व्यवस्था राज्यों के समझौते का परिणाम है। राज्यों के समझौते का परिणाम है। जब 1776 में 1776 में 13 राज्यों ने मिलकर समझौता किया। अब भारत में देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि आम जनता ने मिलकर संघ का निर्माण किया है। आम जनता ने मिलकर संघ का निर्माण किया है। भारत में संघीय व्यवस्था समझौते का परिणाम राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। इसीलिए तो आदर्श संघ भारत में नहीं बना, क्योंकि बनाने का प्रक्रम भी तो नहीं था। इतना सब बटा हुआ था, आपस में ही हम लोग लड़ रहे थे, क्या समझौता करते। नंबर 2 उधर लिख दीजिए, आम जनता ने मिलकर संघ का निर्माण किया। आम जनता ने मिलकर संघ का निर्माण किया, अर्थात राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं था। ये तो मतलब निकला, आम जनता ने मिलकर संघ का निर्माण किया, अर्थात राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। जितना पीटी में क्लियर और डिस्टिंक्ट पढ़ेंगे, आप लोगों को अभी बताया हूं, मैं अभी बताया हूं, 2 घंटा पढ़ाता हूं, 1 घंटा तो मैं, 1 ही घंटा तो मैं पढ़ाता हूं, और 40 क्लास पढ़ाऊंगा। और उसके बाद अभी पढ़ाया हूं ना, ये सब लोग घर पे जाके क्वेश्चन खोज खा के जितना संघीय एकात्मक आया होगा करके देखिएगा, जितना टेढ़ा बकुचा कुछ भी आया हो, क्या मजा इधर उधर हो जाए। बस आपको समझना था, इतना ही पीटी में काम, और कुछ काम थोड़े ना है। इसको पढ़ाऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा बस, और कुछ नहीं करना। 1200-1300 क्वेश्चन तो मैं ही प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। 1-2 वाचक भी चलता रहेगा, और जो है फुल टेस्ट में तो रहेगा ही। और हमारा क्लास जो है अब मंडे को होगा। कल आप लोगों का इकोनॉमिक्स का क्लास है ना, कल आप लोगों की क्लास 3:30 से 5:30 बजे ज्योग्राफी की क्लास होगी, और फिर जो है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। तो फ्राइडे जो टाइम टेबल में बनाया था कि 2-2 क्लास चलेगा, तो 3:30 से 5:30 जो है कल क्या चलेगा, ज्योग्राफी, और फिर जो है 6 बजे से 8 बजे तक इकोनॉमिक्स चलेगा। कल फ्राइडे है। और फिर सैटरडे को जो है, सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट होगा फुल, सैटरडे को फुल टेस्ट होगा। और उसका टाइम टेबल में देखिए, टाइम क्या लिखा है, टाइम टेबल है किसी के पास? 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच आप लोगों का जो है किसी भी टाइम आकर 2 से 6 के बीच में 2 घंटे आकर, जो लोग एडमिशन लिए हैं नहीं लिए हैं छोड़ दीजिए। आप पहले खूब पढ़ के संतुष्ट हो जाइए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते जितना पढ़ना हो संतुष्ट हो जाइए। आपको लगेगा कि पैसा देना चाहिए तो दे दीजिएगा, नहीं लगेगा मत दीजिएगा, छोड़िए।
और क्या, नहीं लगेगा आपको, लगेगा कि नहीं पैसा देना गुनाह है, मत दीजिएगा, चलिए ये भी छूट दे दिए। अब जब देखिए 2 से 6 के बीच में आके 2 घंटा 100 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिएगा, तो टेस्ट में क्या क्या रहेगा अभी बता देता हूं। 40 क्वेश्चन पोल्ट्री का रहेगा, 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का रहेगा। आज थोड़ा सा ज्योग्राफी में 1-2 क्वेश्चन गलत थे जो लोग कर रहे थे, मैं अगली बार प्रयास करूंगा कि वो गलती न होने पाए, मैं खुद ही जो है उसको देख कर दूंगा। मैं देखा था लेकिन समस्या ये कि एक बार बुद्ध सुख हो गया तो शुक्र शुक्र लिखा गया तो कुछ हो गया था। हाँ, थोड़ा सा गर्म ग्रह, और पहले छोटा ग्रह लिखा था तो बुद्ध था, कुछ ऐसे था, मैं भी तो ज्योग्राफी अब नहीं जानता ज़्यादा। तो 40 पोल्ट्री का क्वेश्चन रहेगा जो पोल्ट्री पढ़ाया हूँ, 40 ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा और 20 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों का कल जो है ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी, और परसों जो है केवल इकोनॉमिक्स का क्लास चलेगा सैटरडे को, और सैटरडे को 2 से 6 के बीच में टेस्ट होगा, ये टेस्ट का टाइम रहेगा। फिर मंडे को हमारी क्लास होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, करवा तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि पेज बढ़ जाएगा, पेज बढ़ जाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे जहां जहां टर्म होगा। अब जैसे मैं मेंस का पेपर था तो मेंस के पेपर में लोग कह रहे थे तो मैं सब ट्रांसलेशन करके दे देता हूं, जो लोग मेंस देते हैं। आजकल तो लिखना शुरू कर दिया हूं। पीटी में क्या होगा कि 5 मान लीजिए 10 पेज, अब 100 क्वेश्चन में तो मान लीजिए 10-15 पेज तो लगेगा ही, फिर 15 पेज वो भी लगेगा, 30 पेज हो जाएगा। अब फिर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं टेस्ट देता जो बाहर पढ़ा हो, जो हमारे यहाँ पढ़ता है वही टेस्ट देता है, अपना नियम बना रखा हूँ। क्योंकि बताइए बाहर का कोई व्यक्ति आएगा, पेपर लेगा, ऐसे ऐसे टिक लगाएगा, उससे कोई फायदा है? उसको भी फायदा नहीं है। आप लोग मान लीजिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते, कुछ जानेंगे तब ना टेस्ट का लाभ होगा। मान लीजिए कुछ मैं संघीय एकात्मक पढ़ाया हूँ, तब ना टेस्ट लूंगा तब आपको कुछ समझ में आएगा। जाकर 100 क्वेश्चन लेके टिक लगा रहे हैं, और टिक लगा कर दूसरे दिन सोच रहे थे हम भी ही सोच रहे थे, तो हम भी ही सोच रहे थे, उससे होगा। जहां ब्रैकेट लिख दूंगा अंग्रेजी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग का चलेगा। अब तो बता रहा था, एक पॉइंट और समझिए। देखिए अमेरिका में जो है, अमेरिका में समझिए, अमेरिका में केवल केंद्र सूची पाया जाता है, और बाकी केंद्र ने कुछ अधिकार रख लिया, अब बाकी अधिकार सब राज्यों को दे दिया। लिख दीजिए, अमेरिका में यहां केंद्र ने कुछ अधिकारों को रख लिया और शेष राज्यों को अधिकार दे दिया। यहां केंद्र ने कुछ अधिकारों को रख लिया और शेष राज्यों को अधिकार दे दिया। लेकिन व्यवहार में केंद्र सरकार शक्तिशाली है, लेकिन व्यवहार में केंद्र सरकार शक्तिशाली है। ब्रैकेट में निहित शक्तियों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंप्लाइड पावर, थ्योरी ऑफ इंप्लाइड पावर, निहित शक्तियों का सिद्धांत। कि सिद्धांत में केंद्र सरकार के पास कम शक्ति है, व्यवहार में केंद्र सरकार शक्तिशाली है, इस बात को निहित शक्तियों का सिद्धांत कहा जाता है। अब मान लीजिए पूछेगा कि निहित शक्तियों का सिद्धांत कहां पाया जाता है, तो अमेरिका। इसका मतलब क्या है? थ्योरी ऑफ इंप्लाइड पावर का मतलब है कि जैसे 5 विषय लिखा गया, मान लीजिए लिख दिया गया बजट, मतलब कि धन लिख दिया गया, अब धन में तो सब आ गया ना। अब केंद्र सरकार जो है, जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर व्याख्या भी कर दिया, एक मैक्लोचवाद आया था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके कह दिया 1814 में कि भाई ऐसा है कि 5 विषय से संबंधित जितने विषय हैं सब पर जो है वो देखा जाए तो केंद्र सरकार को अधिकार है। वहीं से अमेरिका शक्तिशाली हो गया। अरे भाई बताइए, हमने कह दिया कि चलिए धन आपके पास रहेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा आपके पास रहेगा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा में तो सब आ गया। आंतरिक मसला, बाहरी मसला, ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए सब्जेक्टिव, सैनिक, असैनिक, परंपरागत, अपरंपरागत, सब आ गया। इस तरह से अमेरिका शक्तिशाली बन गया। तो अमेरिका में संघीय व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर है। सिद्धांत में राज्यों को अधिकार ज्यादा मिला, जबकि व्यवहार में केंद्र सरकार मजबूत हो गया। अब भारत में उल्टा, भारत में सिद्धांत में केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया, अब व्यवहार में भी केंद्र सरकार और मजबूत हो रहा है।
ये बताइए, वैश्वीकरण के नाम पर भी मजबूत हुआ, कोरोना संकट के नाम पर मजबूत हुआ, परिस्थितियों के नाम पर मजबूत हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मजबूत हुआ, और अब तो और भी मजबूत हो गया। लिखिए, भारत में लिखिए, सिद्धांत और व्यवहार दोनों स्तरों पर केंद्र सरकार मजबूत है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों स्तरों पर केंद्र सरकार मजबूत है। और यहां त्रिसूची प्रणाली पाई जाती है। त्रिसूची प्रणाली पाई जाती है, वही केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, त्रिसूची प्रणाली पाई जाती है। यहां त्रिसूची प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, बस करिए, ये सब हो गया, बस बढ़िया। अब देखिए, जब कोई चीज पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने रफ पेज रखिए। अब जैसे हमने संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था मिला दी, अपने मन से ही अंतर लिखिए, 5 अंतर लिखिए, वैसे ही तैयार हो जाएगा कि संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, एकात्मक व्यवस्था में कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है। मान लीजिए हमने कहा, अभी मैं बताया कि संघीय व्यवस्था में जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो दोहरी व्यवस्था होता है, एकात्मक व्यवस्था में एकहरी व्यवस्था होता है। ऐसे 5 पॉइंट अपने से भी लिखना चाहिए, उससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट समझ में आएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।